जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स 2024 से 2025 के महत्वपूर्ण आंकड़ों का आज हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। 1 ईयर शॉर्ट, यानी कि हर वो क्वेश्चन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछने जाने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 18 जनवरी को जो पहला और सेकेंड शिफ्ट था उसमें बहुत ही शानदार ऑफिसर्स अड्डा का जो है क्वेश्चन लड़ा है, और मैंने लाइव प्रूफ के साथ भी आपको दिया है कि किस तरह से हम लोगों ने मेहनत किया दरोगा में, और किस तरह से जो क्वेश्चंस हू बहू वैसा ही आए जैसा हम लोगों ने पढ़ाया था। तो ये मेहनत और ईमानदारी है, और फिर से मेहनत और ईमानदारी करने उतर गए हैं। 21 जनवरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 21 जनवरी, और वहां हम लोग बहुत ही शानदार तैयारी करके जाएंगे ताकि क्वेश्चंस जो है बहुत सारे लड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट, और आज का सेशन है करंट अफेयर्स 2024 से 2025 तक, 1 ईयर शॉर्ट राष्ट्रीय घटना चक्र। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अंकेश सर का वादा, पढ़ाई में पैसा नहीं बनेगा बाधा, यानी कि पूरी मेहनत और ईमानदारी हम लोग जान झोंकने वाले हैं। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन विच स्टेट हैज द एक्टिंग प्रेसिडेंट, यहां सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला हैज बीन अपॉइंटेड आफ्टर द अरेस्ट ऑफ निकोलस मदुरो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल में ही अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जो है अगवा करवाया था, वो प्रेसिडेंट का नाम क्या था? तो निकोलस था, याद रखना निकोलस मदुरो है। अगर आपसे कोई पूछे कि वेनेजुएला जो है वो कहां पड़ता है, वेनेजुएला जो है ये आपका पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। कहां पड़ता है साथियों? दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका का देश विश्व का सर्वाधिक पेट्रोलियम वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार, याद रखना सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार है। पेट्रोलियम याद रखना है, पेट्रोलियम भंडार। तो पेट्रोलियम भंडार है, याद रखना है। तो ये आपके आंकड़े हैं। मार्क रूथ, एम्यूल मार्कन, दिल्के रॉड्रिक्स, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आपको बताना है साथियों कि इसका सही आंसर क्या है। क्या आपको लगता है कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे। सब लोग बढ़िया हैं, सब लोग बढ़िया हैं। चलिए, तो बहुत ही अच्छा, शानदार तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज हम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉल्सी रॉड्रिक्स, याद रखना डाल्सी रॉड्रिक्स जो है, डेल्सी रॉड्रिक्स वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की कथित गिरफ्तारी का दावा और राजनैतिक पुतल के बीच वहां संविधान और सत्ता की संरचना के अनुसार उपराष्ट्रपति, तो कौन थी? तो डेल्सी जो है वहां की उपराष्ट्रपति थी, और उपराष्ट्रपति जो डेल्सी रॉड्रिक्स है उसे कार्यकारी जिम्मेदारी वहां की दी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। अगले क्वेश्चन से पहले आप देख सकते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में हजारों रिजल्ट देने के बाद अब अंकेश सर और उनकी टीम जो है टीआरई 4 के छात्रों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो नया बैच जो है प्रारंभ हो चुका है, चाहे वो ऑफलाइन का हो या ऑनलाइन का हो। ऑनलाइन में द ऑफिसर्स अड्डा आपको जाना होगा। ऑनलाइन में द ऑफिसर्स अड्डा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, द ऑफिसर्स अड्डा। और जब आप करिएगा तो वहां सबसे ऊपर फोल्डर पे होगा टीआरई 4.0 शिक्षक संकल्प बैच। क्या होगा? शिक्षक संकल्प बैच होगा, शिक्षक संकल्प बैच। जो भी वो बैच को खरीदते हैं उन्हें आपको 699 का प्रैक्टिस सेशन जो है, प्रैक्टिस बैच जो है फ्री मिलेगा। प्रैक्टिस बैच जो है, तो 26 जनवरी से पहले जो भी शिक्षक संकल्प बैच खरीदते हैं उन्हें ऑनलाइन में प्रैक्टिस बैच जो है फ्री मिलेगा 699 का, जो हम लोग जो है नोटिफिकेशन आने पर लॉन्च करेंगे। तो नोटिफिकेशन आने पर एक प्रैक्टिस बैच द ऑफिसर्स अड्डा लॉन्च करने वाला है। 26 तारीख के बाद कोई भी कोर्स लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर 699 देना होगा। 26 जनवरी से पहले अगर कोई भी शिक्षक संकल्प बैच लेते हो तो उसमें 699 का तुमको प्रैक्टिस बैच बिल्कुल फ्री दे दिया जाएगा। याद रखना अंकेश सर का वादा पढ़ाई में। यहां हमारे यहां ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट भी चलते हैं, चाहे पीआरटी के टेस्ट हो या फिर 6 to 8 के टेस्ट हो या टीजीटी के टेस्ट हो या सब्जेक्टिव टेस्ट हो, एईडीओ के टेस्ट हो। तो ये सारे टेस्ट, डीएलएड के टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, फिर दरोगा के टेस्ट होते हैं। तो सारे टेस्ट हमारे यहाँ उपलब्ध हैं।
तो बिल्कुल आप लोग मन लगा करके पढ़ सकते हैं। इस बार बिहार दरोगा के पहला और दूसरा सिटिंग में 18 जनवरी को होने वाले परीक्षा में 26 क्वेश्चन जो है जिला दर्शन से लड़ा है। 26 क्वेश्चन हु बहू 26 क्वेश्चन हु बहू जो है एकदम सेम टू सेम जो है सेम टू सेम जिला दर्शन बैच से लड़ा है। और जिला दर्शन बैच की कीमत है केवल और केवल 299 रुपए। 299 में 3800 जिलों के बारे में पढ़ाया जाएगा। 3800 जिलों के बारे में एक एक करके जिला जो है आज जो है पेड बैच में पटना जिला हम लोग पढ़ने वाले हैं। पटना जिला तो बहुत ही शानदार बैच चल रहा है। 26 क्वेश्चन जिला दर्शन बैच से टकराए हैं। आपके परीक्षा में हो सकता है और बहुत ज्यादा टकराए, तो बिल्कुल देना ना भूले, क्योंकि ये रामबाण साबित हुआ। और जिस मार्गदर्शक के लिए, जिस सोच के साथ जिला दर्शन बैच मैंने लॉन्च किया था, हमने वो कर दिखाया। और यही पूरा आप देख सकते हैं, हमारा लाइव क्वेश्चन में मैंने पूरा दिखाया है कि कहां कैसे लड़ा है और कैसे टकराया है। यहां देख सकते हैं भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने का स्थान हासिल किया है। तो इंडिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन नेशन। तो यूएसए, थाईलैंड, वियतनाम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा कि भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया है चावल में। चावल जैसा कि अगर मैं बात करूं तो जून में बुआई होती है, जून में चावल की बुआई होती है। चावल जो है एक खरीफ क्रॉप से, याद रखना है खरीफ फसल है। और जून में इसकी, जून से लेकर के जुलाई अगस्त तक बुआई चलती है, बुआई यानी कि मानसून के आगमन पर। और सितंबर में इसकी कटाई हो जाती है। सितंबर अक्टूबर में इसका, याद रखना है, कटाई हो जाती है। अगर मैं बात करूं तो इसे बहुत ही आर्द्र भूमि चाहिए होता है। तो भारत जो है सेकंड नंबर पर था चावल में भारत जो है सेकंड नंबर पे था। भारत पहला नंबर पे जो था वो चाइना था, चीन था। अगर भारत में कौन सा राज्य जो है सबसे बड़ा चावल का अग्रगणी है तो वो है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चावल उगाता है। और पश्चिम बंगाल के अलावा अगर मैं बिहार का बात करूं तो बिहार में वो कौन सा जिला है जो चावल में सबसे, तो याद रखना है रोहतास। तो रोहतास जिला जो है चावल में अग्रगणी है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चावल का रोहतास करवाता है। तो यहां मैंने आपको बता दिया कि भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बिहार में सबसे ज्यादा रोहतास हो जाएगा। भारत दूसरे स्थान पर आता था, चीन पहले स्थान पर आता था। लेकिन वर्तमान के करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग यहां साफ साफ कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नंबर 1 था चीन, तो इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार चीन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना हुआ है। भारत विश्व में चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, लेकिन वैश्विक चावल एक्सपोर्ट के मामलों में भारत पहले स्थान पर काबिज है। याद रखना है, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौतिक जो तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। यानी कि मैंने अभी तुरंत साफ साफ बोला था कि चावल में चीन आज भी दुनिया का नंबर 1 है। तो चाइना जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार है। चावल में। भारत जो है वो सेकंड पोजीशन पर है, भारत सेकंड पोजीशन पे। हाँ, हम लोग एक्सपोर्ट के मामले में यानी कि निर्यात के मामले में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ऑल थैंक्स टू हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन, एम एस स्वामीनाथन एंड भारत की आर्द्र भूमि। तो चावल के उत्पादन बहुत है। यहां एक और सवाल आ सकता है आप लोगों से कि कौन सा वो राज्य है जहां चावलों की 3 वैरायटी पाई जाती है। चावलों की 3 वैरायटी, औस, अमन और बोरो। औस, अमन, बोरो। औस, अमन और बोरो, याद रखना है। औस, अमन और बोरो, याद रखना है। औस, अमन और बोरो, तो याद रखना है ये 3 चावल की प्रजातियां हैं। 3 प्रजाति चावल की, 3 चावल प्रजाति है। और ये 3 चावल की प्रजातियों को याद रखना है कहां कहां पाया जाता है। तो असम, पश्चिम बंगाल और साथ में आपका उड़ीसा। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर ये करंट अफेयर का क्लास जो है बहुत ही शानदार है, बहुत सारे क्वेश्चन लड़े हैं। तो याद रखना है यहां आपको बहुत सारे वैसे प्रश्न मिलने वाले हैं। जी हाँ, बहुत सारी किताबें जो हैं आप लोगों के लिए एकदम शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं ना, कि पूरे थ्योरी को अच्छे से कम बातों में समझा दिया गया है। 3 ज्योग्राफी की 3 किताबें, थ्योरी, एमसीक्यू और प्रैक्टिस, केवल और केवल 99 रुपए में
उपलब्ध है। अगर बिहार दरोगा का अगर मैं बात करूं, PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये और ये किताबें रामबाण साबित हुई हैं इस बार दरोगा परीक्षा में 99 रुपए में। और मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी शानदार थ्योरी, प्रैक्टिस और एनसीईआरटी, ये तीनों किताबें केवल 99 रुपए में। और ये किताबें प्रिंट भी हो सकती हैं, प्रिंटेबल है, प्रिंटेबल, डाउनलोडेबल है, डाउनलोडेबल है, याद रखना है डाउनलोडेबल है। और ये सारी किताबें जो है केवल और केवल 99। कहां मिलेगा? ऑफिसर्स अड्डा के नोट्स एंड बुक फोल्डर पे। तो जब एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहां बुक्स एंड नोट्स फोल्डर है, इसमें ये सारी किताबें आपकी उपलब्ध हैं, आप वहां से ले सकते हैं। बहुत ही शानदार किताब है, बहुत अच्छा रिव्यू जा रहा है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 1 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी? तो जल्दी से बताइएगा कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है कब मनाया जाता है साथियों? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 5 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत पक्षियों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास और लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए हुआ था। नेशनल बर्ड, याद रखना है। कोई बता सकता है कि बिहार का जो राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? कोई बता सकता है बिहार का राजकीय पक्षी? कमेंट सेक्शन पे इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया है, याद रखना है, स्पैरो है। तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है, बिहार का वो कौन हो जाएगा? तो बिहार का स्पैरो हो जाएगा, स्पैरो हो जाएगा, याद रखना है, स्पैरो, गौरैया कहते हैं। और यही है वो गौरैया, यही है वो गौरैया, याद रखना है, ठीक है ना। तो नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी, और बिहार की जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया है, याद रखना है। किस देश ने आईपीएल 2026 के प्रसारण, ब्रॉडकास्ट पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? किस देश ने? विच कंट्री हैज इम्पोज्ड अ बैन ऑन ब्रॉडकास्ट ऑफ आईपीएल? यानी कि आईपीएल पर जो है, ब्रॉडकास्ट पर आईपीएल 2026 उस देश में ना हो, उस देश के टीवी पर ना चले। किस देश ने ये बैन किया है? क्या पाकिस्तान किया है, बांग्लादेश किया है, श्रीलंका, या एक से अधिक? जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, बहुत ही शानदार और विश्व भर का सबसे चहीता प्रीमियर लीगों में से एक है। मैं बता देता हूं कि आईपीएल में बहुत सारे देश जो हैं साथ मिलकर अलग अलग टीमों से खेलते हैं, और यहां बहुत बोली भी लगती है, महंगाई भी बहुत है, और काफी करोड़ों में जो है प्लेयर बिकते हैं। और ऐसे इंडियन प्रीमियर लीग का इंतजार भारत ही नहीं, विश्व भर के सारे लोग जो है कर रहे होते हैं। लेकिन वो कौन सा देश है जो आईपीएल को ब्रॉडकास्ट होने से बैन कर दिया है अपने देश में? जल्दी से बताइए। तो बहुत सारे लोग बांग्लादेश कह रहे हैं, बहुत सारे लोग बांग्लादेश कह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जी नहीं, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान है जिसने आईपीएल को अपने ब्रॉडकास्ट में बैन। तो याद रखना है, पाकिस्तान सरकार ने हाल में ही अपने देश में आईपीएल 2026 के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का कड़ा निर्णय लिया है। इसके पीछे मुख्य कारण दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे राजनैतिक दबाव और तनाव और क्रिकेट संबंधों में खटास के कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष भी क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान विश्व का पहला ऐसा देश बना था जो एक दूसरे से मैच के बाद गला नहीं मिले थे, और ये बहुत ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बहुत ही बड़ी बात थी। और इसी को देखते हुए बहुत सारे खटासों को क्रिकेट में देखते हुए जो है इंडिया का आईपीएल जो है प्रसारण पाकिस्तान में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, याद रखिएगा। ये सब तो एक बहाना है, ये सब तो एक बहाना है। जब जब कहते हैं ना कि जब जब पुरवैया चलता है तो जेकर हड्डी में दर्द होता है, ओकर हड्डी के दर्द जो है वापस लौट आता है। सुने होगे तुम लोग कि पुरवैया चलने पे जेकर हड्डी टूटल होता है या कभी टूटा था जीवन में, वो हड्डियां में अपने आप दर्द हो जाता है। तो वैसे ही जब जब भारत का जब सर्वोत्तम चेहरा दुनिया को दिख रहा होता है, तब तक पाकिस्तान को अपने 48, 54 और 62, 61, 71
99 ये सब लड़ाई याद आ जाता है, सब लड़ाई याद आ जाता है, पुलवामा याद आ जाता है, पठानकोट याद आ जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक याद आ जाता है, और तब भभुआ करके जो है इस तरह का जो है गतिविधि पाकिस्तान करता है। तो ऐसा नहीं है, जब जब पुरवैया चलता है तो दर्द पता चलता है, वैसे ही जब 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 भारत कुछ बड़ा करता है, जैसे आईपीएल बहुत बड़ा है, तो उसको अपना दर्द महसूस होता है और फिर इस तरह की घटनाएं जो है वो करते रहता है। तो लोड उतना नहीं लेना है, पाकिस्तानिया का छोड़ नहीं आ रही, सब अंडू झंडू है, ठीक है ना। मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्चर, बाप रे बाप, ये क्वेश्चन कहां था? मेड इन इंडिया याद रखना है, भारत में बना यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर, इसका इंतजार जो है पूरा भारत कर रहा था। यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर याद रखना है, कैलिबर लॉन्चर, बहुत दिनों से इसका जो है इंतजार कर रहा था भारत, और बहुत ज्यादा जो है इसमें खपत था। तो इंडियन आर्मी जो है एग्रीमेंट साइन किया है, याद रखना है, मल्टीपल लॉन्चर, इसका नाम है सूर्यास्त्र, सूर्यास्त्र याद रखना है, सूर्यास्त्र। तो जैसे आपने सुना होगा ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर अस्त्र, जैसे आपने नारायण अस्त्र सुना है महाभारत में, उसी तरह से मेड इन इंडिया का सूर्य अस्त्र। जल्दी से बताइएगा कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? रूस के साथ, फ्रांस के साथ, यूएसए के साथ? जल्दी से बताइएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फ्रांस के साथ किया है सर, फ्रांस के साथ किया है। तो याद रखना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सूर्यास्त्र एक पूर्णतः स्वदेशी स्वदेशी मल्टी कैलिबर लॉन्चर है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सहयोग से भारतीय निजी कंपनियों ने विकसित किया है। याद रखना है, यह आत्मनिर्भर भारत पर अभियान के तहत बना है। यानी कि याद रखना है, जो सूर्यास्त्र है, सूर्यास्त्र ये किसी देश के कारण जो है नहीं बना है, किसी देश के सहयोग से नहीं बना है, ये डीआरडीओ और निजी कंपनियों ने मिलकर के बनाया है। तो याद रखना है कि सूर्यास्त्र मल्टी लॉन्चर कैलिबर का जो है भारत ने स्वयं निर्मित किया है। ऑफलाइन में बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं साथियों। जैसे आप देखोगे कि अंकेश सर अपनी टीम के साथ ऑफलाइन डिस्कशन दे रहे हैं, यानी कि मंडे को अंकेश सर का जीएस का ऑफलाइन डिस्कशन चलेगा, ऑफलाइन टेस्ट विथ डिस्कशन। ट्यूसडे को साइंस सतीश सर का, वेडनेसडे को जीएस अंकेश सर का, थर्सडे को साइंस जो है सतीश सर का, और फ्राइडे को जीएस अंकेश सर का। ये लगातार ऑफलाइन में डिस्कशन हम लोग दे रहे हैं टेस्ट के साथ, यानी कि पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा और हम लोग क्लास में ही डिस्कस करेंगे टेस्ट को। और उसके अलावा ये तो जीएस प्लस साइंस चलेगा ही, साथ में मैथ का मंडे टू फ्राइडे मैथ डेली टेस्ट भी हो रहा है 1 बजे से 2:30 बजे तक ऑफलाइन डिस्कशन के साथ। तो जुड़ना ना भूले द ऑफिसर्स अड्डा के साथ। जिनकी तैयारी हो गई है, आप आकर के टेस्ट में जुड़ सकते हैं हमारे साथ, बहुत ही शानदार टेस्ट चल रहा है। उसके अलावा टीआरई के छात्रों के लिए सब्जेक्टिव वाइज जो है 40 क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो आपका ट्यूसडे को हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी 200 में चल रहा है। वेडनेसडे में, ये पूरे हफ्ता का मैं बोल रहा हूं, फुल वीक का 200 है, यानी कि मंथली है, मंथली याद रखना है, ये मंथली है। ये मत सोचना कि एक टेस्ट का दाम है, तो मंथली है। वेडनेसडे में याद रखना है, ये सारे टेस्ट मंथली चल रहे हैं, तो 1 मंथ का। फिर थर्सडे को ये सारे टेस्ट चल रहे हैं, ये भी मंथली है। तो याद रखना है 200 पर मंथ है। तो बहुत ही शानदार टेस्ट हमारे यहाँ आयोजित किया गया है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में तो टेस्ट है ही, बिल्कुल जुड़े हुए रहिएगा। टीआरई 4 के लिए शिक्षक संकल्प बैच, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑफिसर्स अड्डा अपने रिजल्ट के लिए जाना जाता है। हजारों हजार प्लस लाखों रिजल्ट अभी तक हम लोगों ने दिए हैं, और अब बारी है टीआरई 4 के छात्रों की। तो शिक्षक संकल्प बैच लॉन्च कर दिया गया है। गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर, वहां आपको टाइप करना है द ऑफिसर्स अड्डा। और जब द ऑफिसर्स अड्डा आप टाइप करोगे तो आपको हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, और जब एप्लीकेशन को रजिस्टर करोगे तब वहां शिक्षक संकल्प बैच दिखेगा, जिसको आप ले सकते हो। 26 जनवरी से पहले अगर लेते हो, 26 जनवरी से अगर पहले लेते हो तो शिक्षक संकल्प के साथ 699 का
प्रैक्टिस बैच मिलेगा। जो पहले कोर्स लिए हैं उनको फ्री में बैच नहीं मिलेगा, जो बाद में लेंगे उनको फ्री में बैच नहीं मिलेगा। जो अभी नया शिक्षक संकल्प बैच ले रहे हैं या 26 जनवरी तक लेंगे, उन्हीं को ये प्रैक्टिस बैच फ्री में मिलेगा। आप बोलिएगा सर हम पहले ले चुके हैं, तो आप पहले ले चुके हैं तो आपको पहले पढ़ा भी दिया गया है, तो इसलिए आपको फिर से लेना होगा। और अगर आप लेते हैं तभी आपको 699 का ये प्रैक्टिस बैच फ्री में मिलेगा। और अगर आप नहीं लेते हैं शिक्षक संकल्प बैच, तो आपको ये प्रैक्टिस बैच फ्री में नहीं मिलेगा, फिर आपको 699 आपको देना होगा, चाहे आप पुराने स्टूडेंट हो या फिर नए स्टूडेंट हो, ठीक है ना। तो 26 जनवरी तक जो नया शिक्षक संकल्प बैच है, जो लेगा उसी को प्रैक्टिस बैच मिलेगा, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्रॉन्ट फार्म किस राज्य में शुरू किया गया है? इन विच स्टेट हैज इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड रेनबो ट्रॉन्ट फार्म बीन लॉन्च्ड? तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल। जल्दी से बताइएगा कि सबसे बड़ा जो है इनलैंड रेनबो ट्रॉन्ट फार्म जो है वो किस राज्य में जो है वो स्थापित किया गया है, लॉन्च किया गया है। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे जो है लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं तेलंगाना। बिल्कुल सही जवाब है ए तेलंगाना, इसका सही उत्तर है ए तेलंगाना, इसका सही। तो हाल में ही भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म जो है इंडियन रेनबो ट्राउट तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। यहां मछली आमतौर पर ठंडे हिमालय क्षेत्रों से लाई गई है, उसे पाली गई है। फिर यहां रीसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर बनाया गया है सिस्टम, जिसको RAS भी कहते हैं, तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां मछलियों को पाला जा रहा है और हिमालयन मछली को ला करके तेलंगाना में जो है पाला जा रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश के यात्रियों के लिए EB4 वीजा की शुरुआत की है? तो EB4 वीजा जल्दी से बताइएगा साथियों। EB4 वीजा जो है भारत ने किसके साथ जो है शुरू की है? नेबरिंग पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द EB4 वीजा फॉर बिजनेस ट्रैवलर्स फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्रीज? जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। जो सर हम तो अप्रैल में लिए हैं, तो कोई बात नहीं, फिर से आपको प्रैक्टिस बैच लेना होगा। जो पुराने वाले हैं उनको नहीं मिलेगा, जो नए लिए हैं उन्हीं को मिलेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं, एम आई क्लियर विथ माय वर्ड्स? तो सभी लोग यहां देख लीजिएगा। तो EB4 वीजा जो है चीन को, याद रखना है, चीन यात्रियों के लिए। तो भारत सरकार ने चीन के व्यापारिक यात्रियों के लिए एक नई वीजा श्रेणी EB4 की शुरुआत करने का संकेत दिया है और इसका द्विपक्षीय व्यापार की सुविधा बढ़ाना है। तो चाइना के साथ, तो क्वेश्चन आ सकता है EB4 वीजा किस देश के साथ भारत ने किया है? तो याद रखना है आपका, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोदी नामक नया मिसाइल विध्वंसक पोत, मिसाइल डिस्ट्रॉयर किस देश ने? तो लोदी, जल्दी से बताइएगा, लोदी नामक नया मिसाइल विध्वंसक पोत, मिसाइल डिस्ट्रॉयर किस देश ने लॉन्च किया है? Which country has launched a new missile destroyer named as लोदी? लोदी, तो लोदी नाम का मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है ये किस देश ने लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया, रूस, चाइना। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि लोदी नामक मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है, जल्दी से बताइएगा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया जो है, उत्तर कोरिया आपका सही उत्तर है, याद रखना है, ठीक है ना। तो उत्तर कोरिया ने हाल में ही लोदी नामक एक अत्याधुनिक मिसाइल विध्वंसक पोत, मिसाइल डिस्ट्रॉयर लॉन्च करके दुनिया को अपनी बढ़ती नौ सैनिक शक्ति का परिचय दिया है। याद रखना है, एंटी शिप मिसाइल हथियार सब लैश है। तो यही वो है लोदी, इसी का नाम है लोदी, लेकिन इसका ठिकाना लगाएगा केवल मोदी, याद रखना है। तो लोदी का उपाय है मोदी, तो याद रखना है लोदी ये है आपका कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का लोदी, नॉर्थ कोरिया का लोदी है, याद रखना है, नॉर्थ कोरिया का लोदी, जिसका एक दिन उपाय लगाएगा मोदी, ठीक है ना। चलिए सर जल्दी, हाँ ठीक है, ओके,
मैं आपको राजस्वी बता देता हूं कि ये क्लास जो है हमारे एप्लीकेशन पे भी चल रहा है और एप्लीकेशन के लगभग 450 छात्र लाइव अभी एप्लीकेशन पे मुझे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्लास है व्यू और लाइक के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये क्वेश्चन के लिए पढ़ाया जा रहा है, अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको गलतफहमी होगी कि अंकेश सर को अगर केवल यूट्यूब पे पढ़ाना होता तो अभी वो 400-500 छात्र जो है वो यहां लाइव यहां पढ़ रहे होते। समझ रहे हो ना? तो तोरा जैसन 36 आते हैं 36 जाते हैं। हम चाहें तो तुमको ब्लॉक मार सकते हैं, लेकिन नहीं मारेंगे। तू रह, तू जल, तू रह, तू जल, तू बोल यही बहाने आओ, है कि नहीं? मजा आता है मुझे जब मुझे कोई बोलता है तो। जाओ जाके एप्लीकेशन पे मेरे देख लो, अभी 650 लाइव हैं, 650 एप्लीकेशन पे। ये क्लास एप्लीकेशन पे भी चल रहा है, केवल यूट्यूब पे नहीं चल रहा है। समझे? अंकेश सर को भी समझना इतना आसान नहीं है, बोका हो नाम बिहार केजीएफ है, समझे? चलो, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड जो है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड जो है आपको 6 से लेकर के 10 तक पढ़ाया गया है। 6 से लेकर के 10 तक पढ़ाया गया है। 6 से लेकर के 10 तक पढ़ाया गया है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, साइंस का हो या इकोनॉमिक्स का हो। अगर आपको एनसीईआरटी खुद से पढ़ना आसान नहीं लगता है तो 6 to 10 लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आप पढ़ सकते हैं 199 रुपए में। याद रखना है 199 रुपए में। तो इतना आसान जो है, ठीक है ना, इतना आसान जो है तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी, याद रखना है, महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र? जल्दी से बताइएगा, महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइएगा, किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला, रश्मि शुक्ला, सदानंद वसंत और सुबोध कुमार जायसवाल। जल्दी से बताइएगा, सुबोध कुमार जायसवाल। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नया पुलिस डीजीपी के रूप में महाराष्ट्र में किसे नियुक्त किया गया है? तो सदानंद वसंत दाते, सदानंद वसंत दाते, यानी कि बी आपका सही आंसर होगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के आधिकारिक तौर पर ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। सदानंद वसंत दाते महाराष्ट्र के नए डीजीपी हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल, 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभ आरंभ कहां हुआ है? वेयर हैज द 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट कमेंस? जल्दी से बताइएगा, भारत का 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो है वो कहां पर स्थित हुआ था? लखनऊ में, पटना में, दिल्ली में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या है? लखनऊ में, पटना में, दिल्ली में, एक से अधिक इनमें से कहीं नहीं। राष्ट्रीय वॉलीबॉल, 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल जो है ये कहां पर स्थित हुआ है? तो याद रखना है दिल्ली, दिल्ली में हुआ है, याद रखना है दिल्ली में हुआ है, याद रखना है दिल्ली में। 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भव्य शुभ आरंभ देश की राजधानी नई दिल्ली में हुआ। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुरुष व महिला टीमों का हिस्सा जो है बनती है, याद रखना है। तो 72वां जो है वॉलीबॉल जो है वो कहां है? तो न्यू दिल्ली हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से पहले आप देख सकते हैं कि अंकेश सर का पीजीटी ज्योग्राफी का न्यू लाइव बैच जो है वो आपके एप्लीकेशन पर आ गया है। बीपीएससी लाइव कोर्स या शिक्षक संकल्प में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आज ही जाइए और अपने पीजीटी ज्योग्राफी का सपना पूरा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आयोजित एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस राज्य ने की थी? Which state hosted the AI Impact Conference? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026
कौन किया था? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, वर्ष 2026 का AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कॉम्पैक्ट किसने किया था? जल्दी से बताइएगा, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग, प्लीज यहां सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्लीज यहां सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि गुजरात, याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात ने AI इंपैक्ट शुरू किया था। वर्ष 2026 में आयोजित AI इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी गुजरात राज्य ने की थी। इस सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में किया गया, जो भारत के उभरता हुआ तकनीक और वित्तीय केंद्र है। याद रखना है, वित्तीय केंद्र है, याद रखना है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही पहली बार दुर्लभ स्ट्रॉबेरी रंग का तेंदुआ किस राज्य में देखा गया? इन विच स्टेट हैज अ रेयर स्ट्रॉबेरी कलर्ड लेपर्ड हैज बीन स्पॉटेड? तो स्ट्रॉबेरी कलर का, याद रखना है, पिंक कलर का, स्ट्रॉबेरी कलर का जो लेपर्ड है वो किस जगह पर जो है स्पॉट किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका। जल्दी से बताइएगा, स्ट्रॉबेरी कलर का जो है लेपर्ड कहां पर देखा गया है? कहां पर देखा गया है? तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में ही, हाल में ही राजसमंद। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजसमंद जो है जिले में, राजसमंद जिले कहां पर स्थित है? तो राजसमंद जिला जो है, राजसमंद जिला राजस्थान में है। और कुंभलागढ़ अभ्यारण्य कौन सा? तो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जो है, कुंभलगढ़ में पहली बार अत्यंत दुर्लभ स्ट्रॉबेरी कलर्ड लेपर्ड देखा गया है। तो तेंदुआ देखा गया है, याद रखना है, तेंदुआ देखा गया है। जनवरी 2026 में नागौरी अश्वगंधा को GI टैग किस राज्य का प्राप्त हुआ है? विच स्टेट नागौरी अश्वगंधा रिसीव्ड GI टैग? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। जल्दी से बताइएगा कि किस राज्य का में आपको नागौरी अश्वगंधा को GI टैग जो है मिला है? जल्दी से बताइएगा, नागौरी, नागौरी अश्वगंधा, जल्दी से बताइएगा, नागौरी अश्वगंधा जो है कहां मिला है? तो राजस्थान का नागौरी अश्वगंधा है, राजस्थान में नागौरी अश्वगंधा जिसको जो मिला है, क्या मिला है? GI टैग मिला है। तो नागौरी अश्वगंधा जो है नागौर जिले में, तो राजस्थान में नागौर जिला है, नागौर जिला में नागौरी अश्वगंधा को केंद्र GI टैग मिला है, याद रखना है, GI टैग मिला है, याद रखना है, क्या मिला है? GI टैग मिला है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक संकल्प में PGT ज्योग्राफी लॉन्च किया गया है। वर्ष 2026 में इसरो ने अपनी पहली प्रक्षेपण कार्यक्रम की शुरुआत किस मिशन से करेगा? तो विथ विच मिशन विल इसरो बिगिन इट्स फर्स्ट लॉन्चिंग प्रोग्राम ऑफ द ईयर 2026? यानी कि 2026 में आपको पता होगा कि इसरो का पहला मिशन फेल हो गया है। इस मिशन का नाम क्या है? क्या PSLV C62, क्या इसका नाम है? PSLV C62 है, ये पहला मिशन है। तो चलिए देखते हैं। तो जी हां, ये सही जवाब है। इसरो का पहला मिशन PSLV C62 जो है फेल कर चुका है। और EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 को लॉन्च किया गया था, ये मिशन फेल हो गया है, ये मिशन फेल हो गया है, याद रखना है, ये मिशन फेल हो गया है, ठीक है ना। ये मिशन फेल हो गया है, याद रखिएगा, ये मिशन फेल हो गया है। तो DRDO जो है वो बहुत ही अच्छा कंपनी है हमारे भारत का, जो मिसाइल सिस्टम और रॉकेट में प्रणाली में बहुत मदद करता है। लेकिन इसरो का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पहले मिशन PSLV C62 को लॉन्च किया था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और भारत का दूसरा लॉन्चिंग व्हीकल है GSLV, जिसका नाम होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। अगर मैं स्पेस टेक्नोलॉजी का मैं बात करूं, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में आप पढ़ते होंगे कि हमारे पृथ्वी पर पूरे ऑर्बिटों को 3 भागों में बांटा गया है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट और मिडिल अर्थ ऑर्बिट। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, यानी कि जिनका काम कैमरा और वीडियोग्राफी होता है, जिनका जो होता है भारतीय संसाधनों को देखना होता है, वो सारे सैटेलाइट जो हैं आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट पे लगाए जाते हैं। और EOS जो है एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट RSS था, याद रखना है, RSS रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं इसको,
रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और ये लोअर अर्थ ऑर्बिट पे लगाया जाता है। और PSLV C62 मिशन 2026 का इसरो का पहला मिशन था, और इसरो के पहले मिशन में ही उसे चौथे चरण पर बहुत बड़ा धक्का लगा, यानी कि चौथे चरण पर जाकर के टेक्निकल फेलियर के कारण ये मिशन जो है अनसक्सेसफुल हो गया। याद रखिएगा 3 चरण तक ये पास कर चुका था, तो बिल्कुल आशीर्वाद है, बहुत बहुत प्यार है। NCERT ऑफिसर्स अड्डा का पहचान है NCERT। बहुत सारे छात्र जो जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका जीएस मजबूत हो, सरकारी नौकरी मिले, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या भारतवर्ष का कोई भी परीक्षा हो, उसको बस एक चीज सुनने को मिलता है, NCERT 6 से 10 पढ़ो। तो हम लोगों ने पूरी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाई है। आपको बस कान में ईयरफोन लगाना है और पूरे चैप्टर को सुनना है। सारे चैप्टर द ऑफिसर्स अड्डा के एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। जाइए, पढ़िए और रिजल्ट लाइए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित, जल्दी से बताइएगा, ट्रेन किस राज्य ने लॉन्च की जाएगी? इन विच स्टेट विल इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन बी लॉन्च्ड? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। जल्दी से बताइएगा कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है, हाइड्रोजन ट्रेन यानी कि ग्रीन एनर्जी ट्रेन जो है, वो किस देश में लॉन्च की जाएगी, किस देश में? तो याद रखना, किस राज्य में, किस राज्य में लॉन्च की जाएगी? तो याद रखना है, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग से किया जाएगा। यानी कि पहला हाइड्रोजन ट्रेन जो है हरियाणा, हरियाणा में शुरू होगा। और हरियाणा में कहां से? तो जिंद से सोनीपत तक, जिंद से सोनीपत। तो ये दोनों जो है आपके क्षेत्र हरियाणा में पड़ते हैं। सोनीपत हो या पानीपत हो, ये सारे आपके हरियाणा के भाग है। आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछते भी होंगे कि सर ये बैटल ऑफ पहला पानीपत था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बाबर और ये आपके इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर तो जीत गया था। तो ये प्रथम बैटल ऑफ पानीपत कहाँ है सर? पानीपत कहाँ है? दूसरा पानीपत का युद्ध जो है आपका 56 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। सर ये बार बार पानीपत सुनते हैं, ये पानीपत है कहाँ? तो पानीपत हो या सोनीपत हो, ये दोनों पत जो है आपके हरियाणा में पाए जाते हैं। हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा वो स्थान है, हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने वर्ष 2026 को किस विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? यूनाइटेड नेशन हैज लॉन्च्ड डिक्लेयर्ड द ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच थीम? मोटा अनाज, हिमनदों का संरक्षण, चारागाह। जल्दी से बताइएगा क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हिमनदों का चारागाह और पशुपालन। तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को रंगिल्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट, चारागाह और पशुपालक जो है ईयर घोषित किया है। सी ईयर घोषित किया है, याद रखना है, पशुपालक। सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। तो याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष 2026 को यूएन ने घोषित किया है। यूएन ने घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र यूएन ने मंगोलिया के प्रस्ताव पर, किसके प्रस्ताव पर? तो मंगोलिया, मंगोलिया ने प्रस्तावित किया था। तो मंगोलिया के प्रस्ताव पर 2026 को अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष जो है घोषित किया है। जैसे इंडिया के प्रस्ताव पर 2023 को मोटा अनाज वर्ष जो है घोषित किया गया था, मिलेट ईयर, उसी तरह से मंगोलिया के जो है। जी हाँ, शिक्षक संकल्प बैच TRE 4 के बैचेस अगर अभी तक आपने नहीं लिए हैं तो रिजल्ट से बहुत दूर हो। फरवरी में नोटिफिकेशन आ रहा है पहले वीक में, जैसा कि सोर्सेस का बात हो रहा है। अगर मैं बात करूं, अप्रैल तक इसका एग्जाम हो जाएगा। 26-27 हजार से लेकर के 35 हजार के बीच जो है इसकी सीटों की जो है चर्चाएं हो रही हैं, और ये एग्जाम 100% होगा। और अगर अभी तक आप लोग सोच रहे हैं कि तैयारी करें या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, तो बिल्कुल आप देर हो जाओगे, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं और जो फाइट है, जो इस बार कंपटीशन है, बहुत ही ज्यादा टाइट है। तो अगर फाइट करना है तो शिक्षक संकल्प बैच आपको मदद करेगा। पूरे शानदार
चलिए, अब आवाज आ रही है? तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ह्यूमन रेबीज को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज डिक्लेयर्ड ह्यूमन रेबीज नोटिफिएबल डिजीज अंडर एपिडेमिक डिजीज 1897? तो किस राज्य ने रेबीज को, ह्यूमन रेबीज को एक महामारी के रूप पर बताया है? तो जल्दी से बताइएगा। तो क्या वो चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है या दिल्ली है? तो जल्दी से बताना है। तो दिल्ली में मानव रेबीज महामारी घोषित हुई है। दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य निर्णय लिया है। मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत नोटिफिएबल बीमारी घोषित कर दिया गया है। तो याद रखना है, वो नई दिल्ली है। नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 2026 में सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने? 2026 में याद रखना है, सिद्धारमैया बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका? जल्दी से बताइएगा। तो जल्दी से बताइएगा, सबसे लंबा मुख्यमंत्री कार्यकाल बनाने वाले। तो याद रखना है कि कर्नाटक राज्य के सबसे लंबे अवधि पर टिकने वाले सिद्धारमैया जो हैं, ये इतिहास बना है। कांग्रेस रहता सिद्धारमैया जो है कर्नाटक के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने कुल 2793 दिनों के कार्यकाल जो है कर लिया है पूरा। उससे पहले देवराज, मुख्यमंत्री डी देवराज का रिकॉर्ड था 2792 का, इसको तोड़ दिया है इन्होंने। ठीक है ना? तो सिद्धारमैया जो है कर्नाटक राज्य के बने हैं। ठीक है ना? याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सारी किताबें जो हैं ऑफिसर्स अड्डा ने लॉन्च किया है। बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत और बहुत कम आंकड़ों में ये सारी किताबें हैं। अगर आपको पूरा ज्योग्राफी वर्ल्ड और जो है आपको इंडियन ज्योग्राफी पूरा रिवाइज करना है, आप चाहते हैं कि ट्रेन में हम बैठे और मेरा पूरा एनसीईआरटी के माध्यम से रिवाइज हो जाए, तो ज्योग्राफी का पावर पैक केवल 99, ये डाउनलोडेबल है, प्रिंटेबल है, यानी कि आप इसको प्रिंट करके निकलवा सकते हैं। मात्र 99 रुपए में 3 किताबें हैं, याद रखिएगा, 3 किताबें। मॉडल दरोगा के लिए अभी पीटी के बाद मेंस आ रहा है, मेंस आ रहा है, और मेंस में बहुत मुख्य भूमिका होती है, यही दरोगा का मेरिट बनाता है। और जैसा कि इस बार हम लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया है, ये किताबें उसी पर आधारित है, और इसके साथ एक एनसीईआरटी अंतिम प्रहार मिलेगा। और ये दोनों किताबें जो हैं 99 रुपए में। तो मैं फिर कह दे रहा हूं, ये सारे प्रिंटेबल है। और फिर हिस्ट्री के लिए शानदार थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस प्रैक्टिस बुक, सभी 3 किताबें मात्र 99 रुपए में। तो बहुत सारे लोग कुछ कुछ देते होंगे, लेकिन अंकेश सर का एक एक किताब चुनिंदा है, बहुत ही शानदार है। और इसको जब पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ किस लेवल का किताब है। तो मेरे हिसाब से आपके टेबल पर ऑफिसर्स अड्डा का ये किताब होना अनिवार्य है। बाकी आपकी मर्जी, लेना भी आपका, नहीं लेना भी आपका, पास भी आप करेंगे, फेल भी आप करेंगे। मेरा काम है देना, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। ठीक है ना? तो याद रखना है, पूरी ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट? तो डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट पर 2026 में कौन सा देश जो है मेजबानी करेगा? याद रखना है, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। जल्दी से बताइएगा, कौन शहर जो है, कौन सा शहर मेजबानी करेगा? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी जो है कौन करने वाला है? तो याद रखना है, भारत का। और कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा, नई दिल्ली करेगा। याद रखना है, लोकतंत्र पर मेजबानी जो है न्यू दिल्ली करने वाला है, न्यू दिल्ली करने वाला है। तो याद रखना है, डेमोक्रेसी को और मजबूत करना है, और भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, याद रखना है, उसके साथ मिलकर के ये मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है। और मैं फिर बता दे रहा हूं कि यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हाल में ही कौन नियुक्त हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर? कौन बता सकता है कि भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new election commissioner of India?
कोई बता सकते हैं इलेक्शन कमीशन का पॉलिटी में किस अनुच्छेद में वर्णन है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशनिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? कुछ नहीं, नहीं, बहुत कमजोर है। एप्लीकेशन वाले छात्र आप भी बता सकते हैं कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, हम सर अभी ट्रेन में हैं, वहां से हम पढ़ रहे हैं। वेरी गुड अभिनय, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ये सर का स्ट्रैटेजी अलग लेवल का होता है। ज्ञानेश कुमार, वेरी गुड। रंजन, रजनीश, वेरी गुड। ज्ञानेश कुमार सही जवाब, ज्ञानेश कुमार सही जवाब है। आर्कियोलॉजिकल ने भीर माउंड क्षेत्र में, भीर माउंड क्षेत्र में 2000 वर्ष पुराना सिक्के और लैपिस lazuli किस देश में खोजे हैं? आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड 2000 ईयर ओल्ड coins and lapis lazuli from which भीर माउंड एरिया ऑफ द कंट्री? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान? जल्दी से बताइएगा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने सिक्के और लैपिस lazuli किस जगह पर खोजे हैं, याद रखना है। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान के तक्षशिला प्रांत, पाकिस्तान के तक्षशिला में। तो याद रखना, आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल में ही भीर माउंड, जो कि पाकिस्तान के तक्षशिला में स्थित है, भीड़ टीला कहते हैं इसे, ये यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल है। यहां 2000 पुराना सिक्का और नीलम मणि जो है वो टुकड़े पाए गए हैं। तक्षशिला प्राचीन काल में शिक्षा और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आपने सुना होगा चाणक्य काल किताब अर्थशास्त्र। चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी है, जो आपके मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गार्डियन और टीचर थे, ये तक्षशिला के HOD हुआ करते थे, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे। तो चाणक्य जो है HOD थे आपके कहाँ के? तो तक्षशिला के। और वहां एक रिनाउंड, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रिनाउंड जो यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, एक एजुकेशन सेंटर, पॉलिटिकल सेंटर कह सकते हैं, वो था तक्षशिला। और वहां के थे चाणक्य, और वहीं से भीर मोड़ा से खोजा गया है 2000 साल पुराना सिक्का और लैपिस lazuli, याद रखिएगा, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक संकल्प बैच 1 जनवरी से 26 जनवरी तक जनवरी महापर्व अंकेश सर ने चलाया है। जो भी 1 जनवरी से 26 जनवरी के बीच शिक्षक संकल्प बैच लेंगे, शिक्षक संकल्प बैच लिए हैं या लेंगे, जो लिए हैं या लेंगे, उन्हें अंकेश सर के तरफ से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर घोषणा कर दिया जाएगा कि 699 का प्रैक्टिस बैच जो है फ्री मिलेगा। प्रैक्टिस बैच जो है फ्री मिलेगा, प्रैक्टिस बैच फ्री मिलेगा, जहां पूरे चैप्टर वाइज हम लोग MCQ के माध्यम से रिवीजन करवाएंगे। प्रैक्टिस बैच में हम लोग चैप्टर वाइज MCQ के माध्यम से एप्लीकेशन पर हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, एक एक चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे। और ये पूरे प्रैक्टिस बैच की कीमत 699 है। तो अगर आप शिक्षक संकल्प बैच लिए हैं 1 जनवरी से और लेंगे 26 जनवरी तक, तो आपको ये 699 का प्रैक्टिस बैच जो लॉन्च होगा नोटिफिकेशन के दिन, वो आपको फ्री में मिलेगा। अगर आप उससे पहले बैच लिए हैं तो नहीं मिलेगा, उसके बाद बैच लेंगे तो नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप 27 जनवरी को भी बैच लेते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। और आप इतने दिनों में जानते होंगे, अंकेश सर ने बोल दिया, समझो वही नियम बन गया। तो मेरा वादा एकदम सटीक है, 1 जनवरी से 26 जनवरी, जनवरी महापर्व में, नए वर्ष के महापर्व में, आप लोगों को दो ऑफिसर्स अड्डा के तरफ से शिक्षक संकल्प बैच मिला। और इस बैच में जो भी एडमिशन्स होंगे उनको प्रैक्टिस बैच फ्री में मिलेगा। देखो, मैं फिर एक बात बता दे रहा हूं, ऑफिसर्स अड्डा से अगर तुम उम्मीद कर रहे हो कि सर फिर से 80 रुपया कर दीजिए, 90 रुपया कर दीजिए, 100 रुपया कर दीजिए, तो अब ये ऑफिसर्स अड्डा में नहीं होने वाला है। कुछ गलतियां हुई हैं, जिन गलतियों को जो है सुधारा नहीं जा सकता है भविष्य भूत में जाकर के, लेकिन वर्तमान में और भविष्य का अच्छा कल्पना किया जा सकता है।
तो याद रखिएगा, हम लोग क्वालिटी देंगे, हम लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा झोंक देंगे, जान लगा देंगे आप लोगों के रिजल्ट के लिए, लेकिन 2 रुपया जो है आपको बोल करके लेंगे कि देखो बउआ, 2 रुपया ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन इसके बदले 10 रुपया का मेहनत करके देंगे। तो शिक्षक संकल्प बैच आज भी जो लेते हैं उनको, अगर आप पुराना बैच ले लिए हैं कोई बात नहीं, आप कोई सस्ता सुविधा नया बैच ले लो, जैसे 499 का भी है, बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं, वो बैच ले लो तो आपको 699 का प्रैक्टिस बैच एकदम फ्री मिलेगा। तो आपको ऐसे भी विन विन सिचुएशन है, लेकिन 26 जनवरी के बाद तुमको 699 लगेगा। दिमाग है, लगा लो थोड़ा सा, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विधि क्लर्कों के आदान प्रदान हेतु किस पड़ोसी देश के साथ मेमोरेंडम हस्ताक्षर किया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच नेबरिंग, जल्दी से बताइएगा, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के साथ, पड़ोसी देश के साथ क्लर्कों के आदान प्रदान हेतु जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है? तो याद रखना इसका सही आंसर क्या है, भूटान है क्या भैया? अरे भूटान बड़े का हो, तो बिल्कुल एकर सही सही आंसर बा भूटान। तो भारत भूटान न्यायिक सहयोग समझौता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से MOU का हुआ है। नहीं, टारगेट बैच वाले को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा सिवाय शिक्षक संकल्प, और वो भी शिक्षक संकल्प जो 1 जनवरी से 26 जनवरी को लिए हैं। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जी हाँ, ये सारे टेस्ट हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, चाहे शिक्षक भर्ती का टेस्ट हो, बिहार दरोगा का टेस्ट हो, AEDO, ये सबसे हॉट सेलिंग टेस्ट है, सबसे हॉट सेलिंग है, सबसे ज्यादा बिकने वाला आज ऑफिसर्स अड्डा पर जो सबसे ज्यादा कोई टेस्ट है तो AEDO का टेस्ट है, AEDO का टेस्ट है। और ये 45 टेस्ट है साथियों, 45 टेस्ट, 45 टेस्ट है, याद रखना है, जिसमें कुछ डेमो टेस्ट आपको फ्री कर दिए गए हैं, बाकी टेस्ट आप दे सकते हैं, और वो भी CBT मोड में। DLED के छात्रों के लिए सटीक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लड़ेंगे, उसके लिए सटीक CBT मोड पर टेस्ट दे दिया गया है। DLED के छात्रों को बोल दीजिएगा ऑनलाइन से जुड़ करके टेस्ट अपना दे देंगे, CBT मोड में टेस्ट है। 8 जनवरी 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस राज्य में मनाया गया? इन विच स्टेट वाज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सेलिब्रेटेड ऑन 8 जनवरी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 8 जनवरी 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है आपके गुजरात में मनाया गया है। 8 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है गुजरात में मनाया गया है, याद रखना है। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सेलिब्रेटेड इन गुजरात, तो 8 जनवरी गुजरात में सोमनाथ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर को जो है स्वाभिमान पर्व मनाया गया है। 1026 ईस्वी में गजनवी सोमनाथ मंदिर का विनाश किया था, 1000 पूरा हो गया है, तो याद रखना है। दो मिनट में मैं आ रहा हूं थोड़ा सा, तब तक आप लोग दूसरे क्वेश्चन को देखिए और इसका जवाब बताइए कि मद्रास हाई कोर्ट
चलिए, तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका सही आंसर देखते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने कार्तिकेय दीपम जो है पिलर वो किस राज्य में लोकेटेड है? तो तिरुपुरम कुंद्रम दीपम विवाद तमिलनाडु का है। दीपम विवाद तमिलनाडु का है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन से पहले, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड किताब जो है, पुस्तक के लेखक कौन है जिनका विमोचन गोवा के मुख्यमंत्री ने किया है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड रिलीज्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? तो याद रखना है, सलमान खुर्शीद, प्रेम प्रकाश, विक्रम संपंत। जल्दी से बताइएगा कि कौन है लेखक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। यहां से क्वेश्चन भी आते हैं आपके, कई क्वेश्चन आए हैं, जैसे स्मॉल इज ब्यूटीफुल किताब किसने लिखा, फिर आवर कॉमन फ्यूचर जो है वो किस किताब पर आधारित है, किस वर्ष जो है सुमेशर का किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो याद रखना है कि 1974 में एक किताब आया था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किताब आया था, और इसके लेखक जो थे वो सुमेशर थे, याद रखना है सुमेशर थे। और 1987 में एक रिपोर्ट आया था जिसको कहते हैं ब्रुटलैंड रिपोर्ट, कहते हैं ब्रुटलैंड रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के आधार पर एक किताब लिखा गया था आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर लिखा गया था। याद रखना है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं हमारा साझा भविष्य कहते हैं। उसी तरह से द हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड सलमान खुर्शीद, याद रखना है सलमान खुर्शीद। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड जो है वो इंटरनेशनल एशियन न्यूज इंटरनेशनल के संवाद गोवा के मुख्यमंत्री जो है वरिष्ठ पत्रकार द्वारा लिखित हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड जो है वो है आंसर आपका। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार किताब है, बहुत ही शानदार किताब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कठिन परिस्थितियों में तैनात सैन्य कर्मियों के लिए स्वदेश सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम हाल में ही किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी कि कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सेना जो है तैनात होते हैं उनके लिए स्वदेश, तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्वदेश जो है वो क्या है? स्वदेश, तो स्वदेश का मतलब होता है सी वाटर, यानी कि समुद्री पानी को जो है नमक हटाना, नमकीनपन से ताजा करना, ताजा करना। तो इजराइल ने एक दिया भी था, इजराइल ने एक मशीन दिया था जो समुद्र के पानी को खाड़ा से ताजा बनाता था। तो जल्दी से बताया कि किस संगठन ने लॉन्च किया? इसरो, डीआरडीओ, इंडियन नेवी। जल्दी से बताइएगा, कठिन परिस्थितियों में तैनात सैन्य कर्मी स्वदेश, स्वदेश किसने लॉन्च किया है? तो स्वदेश जो है याद रखना है डीआरडीओ, डीआरडीओ। तो स्वदेश याद रखना है, सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम हाल में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में विकसित लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दुर्गम और कठिन परिस्थितियों में तैनात सैन्य कर्मियों का मदद करना था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस देश के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा कर रहे हैं? जल्दी से बताइएगा। तो किस देश के जो चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज? फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं, कनाडा के हैं? जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से देश के चांसलर जो हैं फ्रेडरिक मर्ज हैं जो भारत यात्रा कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपने हाल में आधिकारिक भारत यात्रा करने आ रहे हैं। भारत जर्मनी में द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण ये यात्रा मानी जा रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नृत्य कलानिधि पुरस्कार, जल्दी से बताइएगा, नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से जल्दी से बताइएगा, तो किसको? राजकुमार, विनोद कुमार शुक्ल, उर्मिला सत्यनारायण। जल्दी से बताइएगा किसे सम्मानित किया गया है? नृत्य कलानिधि पुरस्कार, नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से, नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायणम। जल्दी से देखिएगा, उर्मिला सत्यनारायणम। तो याद रखना है ये उर्मिला सत्यनारायण है जो नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 के प्रसिद्ध भारत नाट्यम नायक उर्मिला जो है
उन्हें सम्मानित किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग देखेंगे आज। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर फॉर ग्रीनलैंड एंड पेरिस्टोलर घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाह घोषित किया गया है, वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को। तो यूएन संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशन ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट यानी कि पशुपालक समुदायों के लिए और चारागाह का वर्ष घोषित किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दरोगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर दरोगा एग्जाम आपके टीआरई एग्जाम, याद रखना है टीआरई एग्जाम, फिर आपके यूपी एग्जाम, फिर आपके सिविल सर्विसेज के लिए, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक स्तर पर बायो ब्यूटमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो बायो ब्यूटीमेन उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायो ब्यूटीमेन? तो आपको पता होगा ब्यूटीमेन क्या है, तो सबसे पहले बताइए, चीन, अमेरिका, भारत, कौन बना है? तो याद रखना है कि फ्रांस बना है साथियों, फ्रांस बना है, याद रखना है, फ्रांस बन गया है। तो फ्रांस दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने व्यावसायिक स्तर पर बायो ब्यूटीमेन का उत्पादन शुरू किया है। बायो ब्यूटीमेन प्रारंभिक पेट्रोलियम आधारित यानी कि पेट्रोकेमिकल पर आधारित बिटुमेन का पर्यावरण अनुकूल विकल्प है जिसके जैविक अवशिष्ट और नवीकरणीय स्रोत से तैयार किया जाता है, यानी कि पेट्रोकेमिकल संबंधित है। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले आप देख सकते हैं, द ऑफिसर्स अड्डा का रामबाण इलाज है आप सभी छात्रों के लिए एनसीईआरटी 6 to 10 लाइन बाय लाइन। ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी साइंस पढ़ना चाहते हैं तो हर विषय लाइन बाय लाइन हमारे यहाँ पढ़ाया गया है। आप आज ही जाएं द ऑफिसर्स अड्डा के एप्लीकेशन पर और इन को ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको सरकारी नौकरी में मजबूत बनाएगा। क्योंकि आप जानते हैं भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी ही वो रामबाण इलाज है। और पूरे चैप्टर को हम लोगों ने वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया है, सिद्धारमैया ने हाल में ही किस पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यकाल पीछे छोड़ते हुए कर्नाटक के सबसे लंबे समय सेवा देने वाले का रिकॉर्ड बनाया है? सिद्धारमैया हैज रिसेंटली बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, सरपासिंग किसको? तो बीएस देवराज, एस एम कृष्ण, जल्दी से बताइएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिद्धारमैया जो है हाल में ही जो है सबको हराते हुए सबसे लंबा सर्विंग सीएम बने हैं कर्नाटक के सबसे लंबे सीएम बनाए। जल्दी से बताइए किसको हराए हैं, किसको पीछे छोड़े हैं? तो ये देवराज को छोड़े हैं, देवराज को। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर। तो कर्नाटक के जो सीएम, पूर्व सीएम थे देवराज को पीछे छोड़ते हुए सिद्धारमैया सबसे ज्यादा। तो आप देख सकते हैं देवराज, तो कर्नाटक के देवराज को सिद्धारमैया ने हाल में ही देवराज और करकाल को पीछे छोड़ते हुए कर्नाटक के सबसे लंबे समय देने वाले मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान के तक्षशिला रावलपिंडी में खोजे गए 2000 वर्ष पुराने कुषाण कालीन सिक्के किस शासक से संबंधित थे? 2000 ईयर ओल्ड कुषाण एरा कॉइन डिस्कवर्ड इन तक्षशिला इज बिलोंग्स टू विच रूलर? कनिष्क, वासुदेव, हुष्क? जल्दी से बताइएगा, हुष्क, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा। तो पाकिस्तान के तक्षशिला के रावलपिंडी में खोजे गए 2000 वर्ष पुराने जो सिक्के मिले हैं वो किस शासक के थे, जल्दी से बताइएगा। तो याद रखना है काजूला कडपडीज, याद रखना है काजूला। तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित तक्षशिला में खोजे गए 2000 वर्ष पुराने सिक्के जो है कुषाण कालीन सिक्के हैं, कुजूला कडफिसेस, याद रखना है कुजूला कडफिसेस का है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहीं का राजा था कनिष्क, जिसने चौथे बौद्ध
काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। सिल्क रूट पर टैक्स लेने वाला कनिष्क, ठीक है ना, हुसैन डायनेस्टी का। हाल में ही कौन सा देश, जल्दी से बताइएगा, हाल में ही कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बना दिया है? हाल में ही कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बना दिया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम? विच कंट्री, दुनिया का वो कौन सा देश है जो सबसे लंबा जो है लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बनाया है? तो आपको बता देते हैं, चीन, अमेरिका, भारत, इनमें से कौन आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। सभी लोग जितने भी हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, छात्र हैं, जिन्हें रिजल्ट चाहिए, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है, इंडिया, भारत। इंडिया, भारत, तो याद रखना है भारत हो जाएगा। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम वाला देश बन गया है। भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण किया है, याद रखना है। भारत का आज भी 22% जो इलेक्ट्रिसिटी है, 22% इलेक्ट्रिसिटी वो किसके माध्यम से आता है? तो याद रखना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से आता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आज भी भारत में एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज्यादा आता है, यानी कि कोल प्रोडक्शन से सबसे ज्यादा आपका विद्युत होता है। भारत में राजस्थान में सबसे बड़ा जो है विद्युती ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संस्थापकों में से एक है भारत। और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड रेल सिस्टम वाला देश बन गया है। क्लियर है? बन गया है। पहला रेलवे कब चला था, बता दीजिए। पहला रेलवे, भारत में प्रथम रेलवे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में, भारत में प्रथम रेलवे कब चला था? प्रथम रेलवे जल्दी से बताइएगा। प्रथम रेलवे तो 1853, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर लंबी दूर, ठीक है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, आप ये नोट्स ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? वेयर इज द नेशनल सरस मेला 2026 बीन ऑर्गेनाइज्ड? पटना, बिहार, गुंटूर, आंध्र प्रदेश, फरीदाबाद, हरियाणा। जल्दी से बताइएगा। राष्ट्रीय सरस मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है। सरस मेला बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। सरस मेला 2026 कहां आयोजित किया जा रहा है? कौन बताएगा मुझे? सरस मेला कहां आयोजित किया जा रहा है? कौन मुझे बताएगा? सरस मेला तो पटना, बिहार में। बिहार, पटना, जी हां, पटना के वासियों, बिहार के वासियों, पटना में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन पटना, बिहार में, याद रखना है, पटना, बिहार में ग्रामीण कारीगर और महिला उद्यमियों के अपने उत्पादों को प्रदर्शन करने के लिए सरस मेला। तो राष्ट्रीय सरस मेला जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये आपके कहां? तो पटना, बिहार में 2026 में आयोजित किया जाने वाला है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कलामारिया माजोमेनेसिस नामक रीढ़ स्नेक की प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है? तो जल्दी से बताइएगा। इन विच स्टेट हैज अ न्यू स्पीसीज रीड स्नेक कैलामारिया माजोरामेसिस। जल्दी से बताइएगा, सांप कहां खोजा गया है? असम में, मिजोरम में, मेघालय में। असम में, मिजोरम में, मेघालय में कहां खोजा गया है? रीड स्नेक मिजोरम में खोजा गया है। रीड स्नेक मिजोरम में। तो कालामारिया मार्जोमेसिस नामक नई रीड स्नेक जो है प्रजाति मिजोरम में खोजी गई है। मिजोरम में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता का एक पहचान दिया गया है। तो रीड स्नेक हाल में ही मिजोरम में खोजी गई है। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी को ब्लू माउंटेन कहते हैं, याद रखना है। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी को ब्लू माउंटेन कहते हैं। अगर नहीं पता है तो बता दे रहे हैं, ब्लू माउंटेन। और मिजोरम पहाड़ी जो है ये किसका भाग है? तो मिजोरम जो है, मिजोरम पहाड़ी ये आपका भाग है किसका? तो ये भाग है आपका पूर्वांचल का। किसका भाग है? पूर्वांचल का, ठीक है ना, पूर्वांचल का। तो याद रखिएगा, बहुत सारे आंकड़े हैं जो आपको बताने हैं।
बहुत सारे आंकड़े हैं जो आपको बताने हैं, ठीक है ना। तो ये जिला दर्शन बैच है, ये जिला दर्शन बैच, और आप देख सकते हैं। तो आज का पहला भाग यहीं समाप्त करते हैं, आज का पहला भाग यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और भी आंकड़े लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। खूब मन लगा के पढ़िए, ऑफिसर्स अड्डा के साथ रहिए। और सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट किया 18 तारीख वाले एग्जाम में, और 21 तारीख वाले के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। और ये जो क्लास है 2-2 टाइम चलेगी, करंट अफेयर्स का, एक सुबह चलेगा एक शाम चलेगा। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, अंकेश सर जम करके पढ़ाने वाले, और कहते हैं ना, हम ना रुकने वाले हैं, हम ना थकने वाले हैं, हल्के में ना लेना भैया, हम द ऑफिसर अड्डा वाले हैं। क्योंकि अंकेश सर का वादा है, पढ़ाई में पैसा नहीं बनेगा बाधा है। जितने भी छात्र अभी तक शिक्षक संकल्प बैच नहीं लिए हैं, शिक्षक संकल्प बैच ले लीजिए। क्यों ले लीजिए? क्योंकि उसके साथ आपको जल्द ही लॉन्च किए जाने वाला 699 का चैप्टर वाइज एमसीक्यू के माध्यम से फुल रिवीजन, जिसकी कीमत है 699, वो आपको फ्री कर दी जाएगी। और अगर आप वो नहीं लेते हैं शिक्षक संघ, तो फिर आपको 699 में बैच लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। एक एक चैप्टर वाइज रिवीजन वहाँ होगा। नोट्स के लिए बुक्स एंड नोट्स फोल्डर बना हुआ है, उस पर जाकर के आप बुक खरीद सकते हैं। और बुक 99 रुपये, 199 रुपये में, और उसको आप डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल करवा सकते हैं। अगर मैं NCERT का बैच का मैं बात करूं, तो NCERT बैच लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड 6 to 10 पढ़ाया गया है, आप उसको ले सकते हैं। और सबसे अंतिम जो है जिला दर्शन, जो इस बार दरोगा के परीक्षा में एक रामबाण इलाज साबित हुआ है। 26 क्वेश्चन, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, 100-200 क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन जिला दर्शन बैच से टकराया है। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं बहुत खुश हूं, ठीक है ना। तो अगर आपको भी चाहिए 38 जिलों के बिहार के बारे में संपूर्ण जानकारी, आज ही जाइए और जुड़िए अंकेश सर के जिला दर्शन बैच के साथ। बहुत ही शानदार बैच है, पढ़ने के बाद तुमको खुद एहसास हो जाएगा कि नहीं, सर जो बोल रहे थे बात सही है। पूरा बिहार का अगर तुमको नॉलेज हो जाएगा, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे कहाँ छूटेगा, है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। शिक्षक संकल्प का प्राइस अलग अलग कोर्सेज का है, जाके देख सकते हैं। एक बार एप्लीकेशन पर जाइए और देखिए कि अंकेश सर का एप्लीकेशन पे क्या क्या कोर्सेज दिए गए हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही कम कीमतों में है। तो पढ़िए खूब मन लगा करके, क्योंकि मेरा तो डायलॉग ही आप जानते हैं कि अंकेश सर का वादा, पढ़ाई में पैसा नहीं बनेगा बाधा। तो इतना ना पढ़ा देंगे और इतना ना दे देंगे कि आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। कैसा लगा क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन पे जरूर बता दीजिएगा, और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि कौन से टॉपिक्स करंट अफेयर पे और लेकर के आ रहे, ठीक है ना। थैंक यू।